नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से, और यह अच्छी खबर युद्ध के मैदान से आई है। ईरान और इजराइल के जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। ईरान ने वहां फंसे 1000 भारतीय छात्रों को और नागरिकों को अपना एयर स्पेस देने का फैसला किया है, एयर स्पेस खोलने का फैसला किया है, और अपने 3 प्लेन्स भी दिए हैं जिनके जरिए भारतीयों को और भारत के छात्र छात्राओं को हिंदुस्तान पहुंचाया जाएगा। जंग के मैदान से दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ऐलान किया कि फिलहाल वो ईरान इजराइल के जंग में नहीं कूदेगा। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में यह तय करेंगे कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या उससे पहले ईरान से बातचीत की पेशकश की जाएगी। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फिर कहा कि वो ईरान को एटमी ताकत कभी नहीं बनने देंगे और उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज ईरान और इजराइल की तरफ से अटैक और काउंटर अटैक हुए। मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने इजराइल के कितने ठिकानों को टारगेट किया, कितना नुकसान किया, और इजराइल ने ईरान के किन टारगेट्स पर बम बरसाए। ईरान की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से, जो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर है। ईरान ने भारत के लिए बहुत बड़ा फैसला किया है। ईरान की सरकार ने अपने यहां फंसे भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अपना एयर स्पेस एक्सक्लूसिवली भारत के लिए खोलने का फैसला किया है। ईरान के स्पेशल जेस्चर के बाद अगले 3 दिन में 1000 भारतीय नागरिक ईरान से सुरक्षित स्वदेश वापस लौट सकेंगे। ईरान की महान एयरलाइंस इन लोगों को चार्टर फ्लाइट से सीधे ईरान से भारत पहुंचाएगी। पहली चार्टर फ्लाइट आज रात उत्तरी ईरान के मशाद शहर से दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद शनिवार और रविवार को भी 2 चार्टर फ्लाइट्स मशाद से भारतीय नागरिकों लेकर दिल्ली आएंगी। इन 3 फ्लाइट से 1000 स्टूडेंट्स ईरान से भारत वापस लौट आएंगे। इनमें ज्यादातर कश्मीरी छात्र हैं जो ईरान में पढ़ाई कर रहे थे। ईरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी और तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को पहले सड़क के रास्ते उत्तरी ईरान के कूम शहर में ले जाया जाएगा। वहां से 100 स्टूडेंट कल आर्मेनिया के रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे। अब ईरान ने स्पेशली भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है, तो ईरान से डायरेक्ट फ्लाइट्स दिल्ली आएंगी। इससे ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स और दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए स्वदेश लौट आना आसान हो जाएगा। भारत में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जावेद हुसैनी ने बताया, इजराइल के हमलों की वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है, लेकिन भारत के लिए खास तौर पर एयर स्पेस खोलने की छूट दी गई है। जावेद हुसैनी ने कहा कि पहली 3 फ्लाइट्स के बाद आने वाले दिनों में कुछ और चार्टर फ्लाइट्स को भी डायरेक्ट ईरान से भारत आने की परमिशन मिल सकती है। Since that starting of these military attacks ईरान पर मिलिट्री अटैक शुरू होने के बाद से हम दूसरे देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जब तेहरान में भारतीय छात्रों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, तो तेहरान में भारतीय दूतावास के भारतीय नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। हमने तभी से उनकी मदद करनी शुरू कर दी थी। शुरू में हमने उनसे कहा कि हम उनको सड़क के रास्ते जाने के लिए सुरक्षा देने को तैयार हैं, ताकि वो तीसरे देश के रास्ते स्वदेश वापस आ सके। क्योंकि सुरक्षा कारणों से ईरान का एयर स्पेस बंद है, तब भारतीय नागरिक तेहरान से कुम गए और कुम से आर्मेनिया और वहां से भारत वापस आए। वहां बचे बाकी लोगों में से जो भी वापस आना चाहते हैं, भारत का दूतावास उनके संपर्क में है और उनको सुविधाएं मुहैया करा रहा है। तो हमने बाकी बचे लोगों की वापसी में पूरी मदद देने का प्रस्ताव रखा। इसी के बाद ईरान की सरकार ने भारत को बताया कि वो भारत के लिए अपना एयर स्पेस कुछ समय के लिए खोल रही है, ताकि कुछ चार्टर फ्लाइट से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा सके। पहली फ्लाइट आज रात दिल्ली पहुंच जाएगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल और रविवार के दिन 2 और फ्लाइट्स भारतीयों को लेकर वहां से यहां पहुंचेंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और फ्लाइट्स भी आएंगी। इस बीच जंग के 8वें दिन आज इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया।
आज इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स ने राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में बमबारी की। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया उसके अटैक में ईरान की 35 से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च की गई और स्टोरेज साइट्स को तबाह कर दिया गया। इजराइल के निशाने पर ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर थे। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े ठिकानों पर भी बमबारी की। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्ट सेंटर IRIB ने बताया कि इजराइल के विमानों ने उत्तरी ईरान में एक और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसाए। ईरान ने यह भी माना कि इजराइल ने उसके SPND हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि इजराइल ने आज उत्तरी ईरान के रश्त शहर पर भी बमबारी की। युद्ध के दौरान यह पहली बार है जब इजराइल ने रश्त को निशाना बनाया। रश्त में इजराइल ने ईरान के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बमबारी की। इसके अलावा आज इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया। इजराइल ने तेहरान के गीशा स्ट्रीट इलाके में ड्रोन से एक इमारत पर हमला किया। कहा जा रहा है कि इस ड्रोन हमले के निशान पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अभी ईरान के बहुत सारे ठिकाने उसके टारगेट पर हैं और ईरान पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। आज तेहरान में ऐसे एक और साइंटिस्ट को मार दिया गया। इजराइल की पहली प्रायोरिटी यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत दूर चला जाए, कई साल पीछे हो जाए। इजराइल की दूसरी प्राथमिकता है ईरानी फौज की टॉप लाइन को तबाह करना, और वो 2 बार ऐसा कर चुका है। आज फिर इजराइल ने ईरानी फौज के कमांडर्स को टारगेट किया। दूसरी तरफ ईरान का अटैक भी मजबूत है, वाइड स्प्रेड है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट नहीं कर पाया। मोटी बात यह कि जब युद्ध खत्म होगा तो दोनों देशों को एहसास होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ। इजराइल के पास जिस तरह की ताकत है उससे वो ईरान को हरा सकता है, लेकिन इस युद्ध में इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझने में कई साल लगेंगे। इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि इजराइल को हर रोज युद्ध की वजह से करीब $725 मिलियन यानी 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और यह सिर्फ युद्ध का खर्चा है। यह बात इस लेवल तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा न तो नेतन्याहू को था न डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए ट्रंप अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला इसीलिए 2 हफ्तों के लिए टाल दिया है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल और ईरान का मसला बिना जंग के सुलझ जाए तो बेहतर। तबाही रुकेगी, पैसे बचेंगे, बेगुनाह का खून नहीं बहेगा। ईरान और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि वो किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन जंग को रोकने के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने बातचीत शुरू की है। आज जेनेवा में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बातचीत में यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। फ्रांस लगातार सीज फायर करके बातचीत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की मांग कर रहा है। आज भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बमबारी से नहीं रोका जा सकता, इसलिए बातचीत एक ही रास्ता है और इसे अपनाना चाहिए। अब तो शायद ट्रंप भी चाहेंगे कि यूरोपीय देशों के नेगोशिएशन से कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि अगर ईरान से लड़ाई में फंसे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस चक्कर में अगर रूस और चीन एक साथ आ गए तो मुश्किल और बढ़ सकती है। ट्रंप किसी भी हालत में ईरान को मजबूत होते देखना नहीं चाहते, और इसीलिए पिछले 3 दिन से ट्रंप के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपना नफा नुकसान समझते हैं और कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वहीं ईरान को भी डर है, अगर इजराइल के साथ अमेरिका जंग में उतरा तो फिर और तबाही मचेगी। टारगेट पर ईरान की लीडरशिप होगी और फिर शायद ईरान में
हुकूमत ही बदल जाए। इसीलिए आज जुमे के दिन भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई सामने नहीं आए। आमतौर पर खामेनेई तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज की इमामत करते हैं, लेकिन इजराइल ने उनको जान से मारने की खुली धमकी दी हुई है। इस वजह से खामेनेई ने आज नमाज नहीं पढ़वाई। तेहरान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद तेहरान समेत पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हुए। लोगों ने खामेनेई की तस्वीर और ईरान का झंडा लेकर प्रोटेस्ट किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका में हैं। कल व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया था। इस लंच के बाद से आसिम मुनीर अब बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, शेखी बघार रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े लोगों से इंटरेक्शन के दौरान आसिम मुनीर ने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल वॉर में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहा है। एक शांत और सुरक्षित विश्व के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान सहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया। जब ओवैसी अपने डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब गए तो वहां उन पर इस बात के लिए काफी प्रेशर बनाया गया कि भारत पाकिस्तान से बात करे। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ ओवैसी के डेलीगेशन की 2 घंटे से ज्यादा देर बात हुई। सऊदी अरब की तरफ से बार बार पूछा गया कि भारत पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करता। ओवैसी ने एक्सप्लेन किया कि भारत ने पाकिस्तान से आतंकवाद के सवाल पर कई बार बात की है। 26/11 के हमले के बाद तो पाकिस्तान को जिंदा सबूत दिखाए गए। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। इसके अलावा जब जब आतंकवादी हमला हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। एक बार तो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच के लिए भारत आने दिया गया और ओवैसी ने कहा कि मैंने तो इसका विरोध किया था, लेकिन इन सारी बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। ओवैसी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान में फौज का कंट्रोल है तब तक इसका कोई रास्ता मिलना मुश्किल लगता है। ओवैसी ने सऊदी अरब में क्या तेवर दिखाए, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। फायदा उसका यह हुआ कि वो पाकिस्तान के उस टेररिज्म को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, पाकिस्तान से जो पैसे जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, भारत का जो एक सबसे बड़ी फायदा है कि यूनाइटेड हमने बताया कि देखिए देश का मामला है। मैं खुद कहता था कि हम देश में जब जाएंगे इनके साथ हम बात भी नहीं करेंगे जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, मगर क्योंकि ये टेररिज्म का मसला है, हमारे भारत के नागरिकों को मारा गया पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर, इसीलिए हम आकर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स को यूज करिए। आप FATF में पाकिस्तान को दोबारा लाने के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ भारत का मसला नहीं, टेररिज्म दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए ये बातें हमने रखी और जहां जहां हम लोग गए मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमारी बात को सुना, हमसे सवालात भी किए। जैसा मैंने कहा कि वो सऊदी अरब में कहा कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, हमने बताया उनको। फिर हमने उनको बताया कि आप हाइफेनेट मत करिए हमको पाकिस्तान के साथ। हमने सऊदी अरेबिया से पूछा वहां पर कि भाई आपने उनको अभी $13 बिलियन का लोन आप देने वाले हैं, आप मॉनिटर करिए ना, उनको मॉनिटर करिए पैसे कहां जा रहे हैं, आप कैसे उनको देंगे। अगर वही पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास जाएगा तो जाहिर है वो हमारे खिलाफ कल इस्तेमाल हो सकता है। आपकी अदालत में ओवैसी की पूरी बात आप सुन सकेंगे कल रात 10 बजे। लेकिन मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तान के खेल को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान ने हर जगह यह कहा था कि भारत ने पहलगाम हमला होने के 2 घंटे के भीतर पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, जांच का इंतजार नहीं किया, कोई सबूत नहीं दिए। ये बात बाहर के मुल्कों को बार बार बताई गई। ओवैसी ने कहा कि हमारे डेलीगेशन ने पाकिस्तान के इस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। भारत ने दूसरे देशों को बताया कि 2 घंटे के भीतर इंडियन एजेंसीज ने
उन ईमेल्स के ओरिजिन को ट्रैक कर लिया था जो पहलगाम हमले के बाद दावा करते हुए भेजे गए थे। इनमें से 2 ईमेल का ओरिजिन पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के पास निकला। यह कंफर्म होने के बाद किसी और सबूत की क्या जरूरत होती। इसके बाद ओवैसी ने बताया कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का असली इरादा भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाने का है, दंगे करवाने का है। इसीलिए आतंकवादियों ने पहलगाम में मजहब पूछकर सिर में गोली मारी, उसका वीडियो बनाया और लोगों से कहा कि जाकर मोदी को बता देना। सबसे अहम बात यह है, पाकिस्तान इस देश में डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज करना चाहता है कि यहां पर फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म बढ़े। अगर हम कम्युनलिज्म को खत्म करेंगे, अगर खत्म नहीं करे कम से कम उसको कंट्रोल करेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। आप कह रहे हैं कि जो हमारे देश के लोगों के अंदर डिफरेंसेस है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान यहां पर डिस्टेबलाइज करना चाहता है हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ावा देकर। तो ये उनका कोशिश होगी, क्योंकि पहलगाम के बाद उनका मकसद एक ही था कि यहां पर बहुत बड़ी कम्युनल राइट्स हो जाएं। मैं देश की जनता को सलाम करता हूं कि हाँ, थोड़े बहुत जगह पर वाकयात हुए, मगर हमने पाकिस्तान को उनके उस गंदे प्लान में कामयाब होने से रोक दिया। और इसका क्रेडिट किसी गवर्नमेंट को नहीं आता, उसका क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि उन्हें समझ लिया इन चीजों को। ओवैसी जिस डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो डेलीगेशन जिन मुल्कों में गया वो इस्लामिक देश है। वहां की सरकारों का, वहां के लोगों का पाकिस्तान के साथ एक रिश्ता है। पर ओवैसी ने बताया कि भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन की बातों का जबरदस्त असर हुआ। ओवैसी ने पाकिस्तान की फौज और आसिम मुनीर को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। उन्होंने सऊदी अरब जैसे मुल्कों को चेतावनी दी कि उनसे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालने के लिए करता है, इसलिए जब वो कर्जा दें तो इसका हिसाब भी मांगे। आपकी अदालत का यह पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। डोनाल्ड ट्रंप ने 16 बार कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान को डरा दिया, झुका दिया, मैंने ट्रेड डील की धमकी दी, इसलिए हिंदुस्तान ने वॉर रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है, वो बके जा रहे हैं। अगर आप करा रहे हैं तो हम ट्रंप से कहेंगे कि फिर फलस्तीनियों पर जो हमला इजराइल करे रुकाइए ना, उसको दम है। इजराइल ईरान का खत्म कराइए, यूक्रेन रशिया खत्म कराइए। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे। अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार को करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 28 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मोदी ने बिहार को विकास के रास्ते पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेचुलेट किया, उनकी तारीफ की। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की कोशिशों से पिछले 10 साल में बिहार के करीब 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन आरजेडी की लालटेन और कांग्रेस का पंजा फिर बिहार को उसी जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिससे यहां के लोगों को बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है। मोदी ने कहा कि वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सिर्फ परिवार के विकास की फिक्र रहती है। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं।
साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ ने आज साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को वो अब रुकने नहीं देंगे। योगी ने आज आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 91 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे शुरू होने के आजमगढ़ से गोरखपुर का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। उद्घाटन के बाद योगी ने कहा, जिस यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उसे एक्सप्रेसवे स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, इसीलिए आज आजमगढ़ से योगी ने यादव परिवार पर निशाना साधा। योगी ने कहा, एक वक्त था जब चाचा भतीजा को पैसे दिए बिना यूपी में कोई सरकारी भर्ती नहीं होती थी। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मकसद विकास करना नहीं था, बल्कि उनका अलायंस तो डी कंपनी के साथ था। समाजवादी पार्टी और डी कंपनी मिलकर यूपी को लूट रहे थे। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की स्पेस यात्रा एक बार फिर टल गई है। नासा ने एक्सियोम 4 मिशन को स्थगित कर दिया है। 22 जून को शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरनी थी, लेकिन इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। नासा का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। नासा की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में कुछ मरम्मत हुई है। नासा के इंजीनियर से देखना चाहते हैं कि स्पेस सेंटर एस्ट्रोनॉट्स के नए ग्रुप का वेट उठाने के लिए तैयार है या नहीं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की सिक्योरिटी को रिव्यू करने के बाद ही मिशन की नई तारीख तय की जाएगी। कल 11वां इंटरनेशनल योग दिवस है। देश भर के 150 ऐतिहासिक और कल्चरल साइट्स पर योग दिवस के विशेष प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में होंगे। हम आपको प्रधानमंत्री के योग की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इंडिया टीवी पर आपको योग करते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हमारी तीनों सेनाओं के जांबाज जवान इंडिया टीवी पर होंगे। योग दिवस पर इंडिया टीवी का ये स्पेशल कवरेज शुरू होगा कल सुबह 6 बजे से।